चलिए आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, तो आप वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिए। ये फर्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में ज़्यादा हम पार्ट बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उसको कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट में नॉमेनक्लेचर करेंगे, उसके बाद आइसोमर वगैरह करते हुए फिर IPSC नेम वगैरह, फिर जियो से शुरू करेंगे। तो इसमें मेनली इंट्रोडक्शन है, तो आप अगर देख लेते हैं इसमें तो ये नीट और जेई में आपका 2-2 क्वेश्चन श्योर हो जाएगा, आप कर लेंगे, क्योंकि इसमें जो पढ़ाऊँगा वो मेनली बेसिक होगा और बेसिक से क्वेश्चन आते हैं नीट में हर साल, तो प्लीज़ आप इसको मिस ना करें। थैंक यू। चलिए ले चलता हूँ अपने बोर्ड पे और फिर आपको दिखाता हूँ। आज हम देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट लेक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम केमिस्ट्री को 3 भाग में डिवाइड करते हैं: फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किन किन चीज़ों की स्टडी करते हैं, उसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफिनीसन क्या होता है, और फिर आज हम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और क्या इसको समझते हुए फिर आगे हम बढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक शुरुआत। एंड बेसिक जो है वो इस चैप्टर से स्टार्ट होता है, बेसिक से लेके जो अब अच्छे लेवल तक, बड़े लेवल तक पूरे चैप्टर को कवर करना है NCERT के 11-12। तो हम 11th के टॉपिक है जो बेसिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक का इंट्रोड्यूस करता है। आप मैं चैप्टर वाइज भी पढ़ाऊँगा, बट थोड़ा कुछ बेसिक होता है जिसको समझने के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान हो जाती है। तो इस चीज़ को हम आज डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं, इसका डिफिनीसन क्या होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उस ब्रांच को हम कहते हैं जिसमें ऑर्गेनिक तरीके से जो प्रोडक्ट बनते हैं, जिनका मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में का जो ट्रेडिशनल डिफिनीसन है उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे कि जीव जंतुओं के अंदर से जो जीव से ही बनता है प्रोडक्ट, उसको उसी ब्रांच के स्टडी को ही कहते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें एक ट्रेडिशनल डिफिनीसन है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसके अंदर हम जीव जंतुओं के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होने वाले डिफरेंट केमिकल्स को हम स्टडी करते हैं। लेकिन बहुत दिन बाद कुछ साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसको अनप्रूव कर दिया, और केमिस्ट्री के जो ये डिफिनीसन थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल प्लांट और एनिमल ही बना सकते हैं, तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने बाद में ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको लैब में भी मैन्युफैक्चरिंग किया और इस डिफिनीसन को बायकॉट किया और मतलब डिसप्रूव कर दिया। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से रिलेटेड जो कंपाउंड है उन्हीं के बारे में मतलब पढ़ेंगे। तो इसका फर्स्ट टॉपिक हाइड्रोकार्बन होता है, तो इसको हम पहले डील कर लेते हैं। हाइड्रोकार्बन इनसे रिलेटेड जो कंपाउंड होते हैं उनको कहते हैं, या इसके हाइड्रोजन और कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं उसके डेरिवेटिव से जो कंपाउंड बनता है, जैसे कि अगर इथेन हम लिखते हैं तो इथेन से हम कुछ भी बना सकते हैं, रिप्लेस करके H2 इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ये रिप्लेस करके जो भी बनाएंगे मीन्स कार्बन के मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड होते हैं उनके डेरिवेटिव को स्टडी करने के लिए जिस टॉपिक की जिस
कंपाउंड की सहायता लेते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मतलब हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का डिफिनीशन ऐसे होगा कि हाइड्रोजन एंड कार्बन एंड इट्स ए डेरिवेटिव कंपाउंड कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव मतलब इसको रिप्लेस कर सकता हूँ, इससे भी हम बना सकते हैं, इसमें जो डेरिवेटिव है उसको भी हाइड्रोकार्बन के अंदर लेंगे, इसको भी अगर हम इसको रिप्लेस करेंगे तो इसको भी हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी के अंदर ही हम इसको काउंट करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन कार्बन, इसके डेरिवेटिव में इसको भी डेरिवेटिव ले सकते हैं, इससे भी रिप्लेस कर सकते हैं, इन सब को भी इससे भी रिप्लेस करके हम इसको स्टडी करते हैं, उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इस कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही हम स्टडी करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि कैसे इसको, मतलब पहले नेमिंग पढ़ लेते, नहीं पहले हम डिग्री पढ़ेंगे, कितने डिग्री के कार्बन के कुछ कंपाउंड लिख के फिर इसका डिग्री पढ़ लेते हैं कि कितने डिग्री। जैसे लाइक कि 3 डबल बॉन्ड 2 CH3, यहाँ पे C है, CH3। तो इसके हम डिग्री, जैसे कि कार्बन के वैलेंसी हम जानते हैं, यहाँ पे 2 होगा, इसका वैलेंसी हम जानते हैं 4 होता है, मतलब 4 ही ए बॉन्ड बना सकता है। वैलेंसी का मतलब ये होता है, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये इसका वैलेंसी 4 होता है। तो देखिए इससे अब कितना बन चुका है, 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और 2 ये बॉन्ड है, तो ये इसका वैलेंसी फुलफिल हो गया है। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन हम लिख सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन में मेनली हम सिग्मा बॉन्ड को ही काउंट करते हैं, पाई बॉन्ड को नहीं काउंट करते हैं। 2 ए रहा और 1 ए रहा। जैसे हाइब्रिडाइजेशन के लिए केवल सिग्मा बॉन्ड को काउंट किया जाता है, न कि पाई बॉन्ड। मतलब डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होता है ऊपर नीचे और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो इसको आपको रिमेंबर करके रखना है, क्योंकि यही चीज़ों से आपको हाइब्रिडाइजेशन में मदद मिलेगी। आप हाइब्रिडाइजेशन आसानी से निकाल सकते हैं कि sp2 है या sp3 है हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि ज़्यादा वो हो गया, इसको अब से लिखे रहते हैं, सॉरी S2 और डबल बॉन्ड। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए 2, जैसे कि इसका एक और स्ट्रक्चर ऐसे लिख सकते हैं, ज़्यादा इसको विस्तारित से, ऐसे और फिर ऐसे, फिर एक H ऊपर एक H नीचे, देन CH H। अब तीनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाला जा सकता है आसानी से, और चलिए निकाल के देखते हैं हम कैसे। देखिए एक बॉन्ड ए कैलकुलेट होगा, एक बॉन्ड ए कैलकुलेट होगा, एक बॉन्ड ए होगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। 2 इसमें p ऑर्बिटल शामिल है, एक s ऑर्बिटल शामिल है, मतलब 3 इसमें ऑर्बिटल शामिल है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया। अब देखिए इसका हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाल सकते हैं। एक ए बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हो गया, एक ए सिग्मा बॉन्ड हो गया, एक ए सिग्मा बॉन्ड हो गया, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, सॉरी इसका जो थी है वैलेंसी है वो ज़्यादा हो गया है। तो इसमें sp मतलब H1 ही होगा, H1 होगा इसका, क्योंकि 4 वैलेंसी होता है, तो 2 इधर एक ऊपर, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा वही sp2, क्योंकि एक इधर है
और एक इधर है 3 हो रहा है, तो sp2 हो जाएगा क्योंकि 2 p ऑर्बिटल है और 1 s ऑर्बिटल है। और इसका देख लीजिए, इसमें अब सिग्मा बॉन्ड आप काउंट कर सकते हैं, एक ए रहा, एक ए रहा, एक ए रहा और एक ए रहा, 4। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। क्या आप समझ पा रहे हैं sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन क्यों हुआ? तो आप तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर चुके हैं। अब डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री मतलब क्या होता है कि जैसे कि कितने नंबर से जुड़ा हुआ है कार्बन, जैसे कि एक कार्बन रहा। अब इसको लोग पूछेंगे कि कितने, मतलब कोई भी अगर पूछे आपसे कितने डिग्री कार्बन है, कितने डिग्री कार्बन है, कितने डिग्री कार्बन है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन कितने डिग्री कार्बन है, सॉरी कौन कितना डिग्री कार्बन है। तो देखिए जितने कार्बन से जुड़ा रहेगा, सपोज डेट कि इसका हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं, तो ये डायरेक्टली जो एक नंबर है, 2 नंबर 3 और 4, जो एक नंबर कार्बन है केवल डायरेक्ट 2 नंबर से एक ही बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, मतलब ए एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। ए वाला 1 नंबर जो कार्बन है वो सिंगल एक ही कार्बन से जुड़ा होगा, ये है। तो इसका डिग्री होगा 1 डिग्री कार्बन है ये। अब देखिए ये कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका डिग्री होगा 3rd डिग्री कार्बन। अब इसके कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 2, मतलब इसके एक ये जो जुड़ा हुआ है एक कार्बन है, एक ये कार्बन है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका डिग्री होगा 2nd डिग्री कार्बन। ये बहुत यूज होता है, आने वाले जो लेक्चर होंगे उसमें ये डिग्री बहुत काम आएगा। एसिडिटी, बेसिसिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो फ्री रेडिकल, ये सब कैलकुलेट करने में, मतलब स्टेबिलिटी और एसिडिटी बेसिसिटी में इसका डिग्री ऑफ जो कार्बन है वो यूज़ होता है। तो इसे हमें डिग्री कैलकुलेट कर सकते हैं। डिग्री कैलकुलेट कर लिए। अब डिग्री में देखिए जैसे कि आप यहाँ पे अगर कोई क्लोरीन लग जाएगा तो क्लोरीन का पूछा जाएगा कितना, मतलब क्लोरीन कितने डिग्री से जो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो वही सिमिलर होता है। इसका आंसर नहीं बदल सकता, कार्बन ही कार्बन देखा जाता है केवल। तो चलिए हम और नेक्स्ट बढ़ते हैं। पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के गिनने की जो प्रोसेस है वो हम, जैसे कि नीट में और जेईई में दोनों में आता है पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के काउंट करने को। तो सपोज दैट कि आपको एक कार्बन दे दिया, एक स्ट्रक्चर दिया है जिसमें आपको काउंट करके बताना है कि कितना पाई बॉन्ड है, कितना सिग्मा बॉन्ड है। ओके, सॉरी, इसको अच्छे से लिख लो, आप लोगों को दिख रहा है ना? यस, 3। ओके, अब इसमें इसका मैं वो जैसे IIT नीट और मेनली नीट में ज़्यादा आता है इससे क्वेश्चन। इसमें पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड आपको काउंट कराता है, तो इसमें हम पाई बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे कितना पाई बॉन्ड है। कि देखिए पाई बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड के साथ है। रुकिए, इसका मैं स्ट्रिक से चेंज कर दूँ, इसका पूरा बैलेंस ही नहीं हो पाया, सॉरी। ये ठीक है, ठीक है ना? बैलेंस इसका पूरा हो रहा है, इसमें एक H लगेगा तब जाके इसका फुलफिल हो जाएगा बैलेंस से। हो गया, इसका बैलेंस ही पूरा हो गया। अब इसमें पूछेगा कि आपको इसमें पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना है। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर में आपसे वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फॉर्म इसका लिख लेते हैं विस्तारित रूप से। 3 4 इस पर डबल बॉन्ड है, एक इस पर डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे 2 है क्योंकि बैलेंस ही फुलफिल करना है। यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे एक H आएगा। तो हमको ऐसे नहीं लिखना है, इसको ऊपर नीचे फॉर्म में लिखना है ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। तो एक इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक इधर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक ऊपर जुड़ा हुआ है इसका, ये आपको दिख रहा है, एक ऊपर जुड़ा हुआ है, एक नीचे जुड़ा हुआ है, एक ऐसे जुड़ा हुआ है।
ठीक। तो 1 2 3, अब इसमें आपको कैलकुलेट करना है, पहले पाई बॉन्ड हम कैलकुलेट कर लेते हैं, पाई बॉन्ड कितना है। तो पाई बॉन्ड के देखिए, एक ये पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड के नंबर कितना हो गया, आंसर 2, मतलब पाई बॉन्ड के नंबर कैलकुलेट करना था, तो इसका आंसर फर्स्ट का आंसर ये हो गया। अब इसमें सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना है, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का सिंबल मेनली ये होता है, तो देख लीजिए, एक ए सिग्मा बॉन्ड हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 7 8 9, 9 हो गया इसका फाइनल आंसर। जितना सिंगल बॉन्ड है उतना हम लगाएंगे, और एक भी इस तरह जैसे पाई बॉन्ड 2 है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड है। तो आप समझ गए। आई होप ये लेक्चर यहीं पे कल ख़त्म होगा। अगले बार हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे कि नेमिंग कैसे करना है। इसमें जो ये बेसिक आता है ये यहीं तक लेक्चर ख़त्म करते हैं, और अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम नेमिंग की, कार्बन जो कंपाउंड है उसकी नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए, आपने आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और नहीं आया हो तो आप कमेंट करके बताइए कौन से टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, कहीं क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा तो फिर मैं आगे क्लियर करने के प्रयास करूँगा। थैंक यू।